सो वेलकम टू डे 2 ऑफ द लास्ट डे कोर्स यू नीड। और अगर आपने अभी तक के सारे वीडियोस देखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द वे टू बी द ग्रेट डेवलपर ऑफ रिएक्ट। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से हम इंस्टॉलेशन करेंगे रिएक्ट का अपने लोकल इन्वायरमेंट में, यानी कि अपने कंप्यूटर के अंदर। तो इसके लिए जिन टूल्स की हमको ज़रूरत होगी वो होगा वी एस कोड। उसके लिए आपको जाना है code.visualstudio.com पर, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ने एक आईडीई बना रखी है विच इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मतलब एक तरीके से आप नोटपैड की तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप अपना सारा कोड लिखते हैं बेसिकली, राइट। तो इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के हिसाब से, और काफ़ी सिंपल इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इस चीज़ में इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। एंड उसके बाद आपको जो दूसरी चीज़ अपने सिस्टम में डाउनलोड करनी है वो है नोड जेएस। तो एक बार इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, एंड आई प्रेफर कि आप ये LTS वाला वर्जन डाउनलोड करें, क्योंकि ये बग फ्री होता है और रिकमेंडेड होता है, राइट। तो आई होप इस बात में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। मैं आप VS कोड खोल लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने VS कोड खोल लिया है। अब आपको क्या करना है, एक फोल्डर यहाँ पे ओपन कर लेना है, एंड उसके बाद आपको यहाँ से अपना टर्मिनल खोल लेना है। आपके मेन्यू में जाना है आपको, एंड व्यू में आपको करना है टर्मिनल पे क्लिक, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है, अगर आपने नोड जेएस इंस्टॉल सही से कर रखा है तो आपको यहाँ पे टाइप करके चेक करना है नोड स्पेस -v। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप आपके सिस्टम में जो भी नोड वर्जन इंस्टॉल्ड होगा वो आपको शो हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको अगर सही में कुछ रियलिटी में यहाँ पे नंबर आ रहा है एक, तो इसका मतलब है कि आपके सिस्टम में नोड जेएस सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। एंड अब आपको इसके बाद के स्टेप्स को फॉलो करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक अपने प्रोजेक्ट से, मतलब एक फर्स्ट रिएक्ट ऐप को सेटअप करते हैं आपके। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है npm create स्पेस वीट @latest, राइट। ये कमांड आपको टाइप कर देनी है, एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। एंड अब ये पूछ रहा है प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना है। तो इसको मैं रख देता हूँ माई फर्स्ट रिएक्ट, या इस तरीके से रखता हूँ मैं, फर्स्ट रिएक्ट ऐप बाय वेब, इस तरीके से कुछ भी नाम रख देता हूँ। एंड यहाँ पे अभी ये पूछ रहा है सेलेक्ट अ फ्रेमवर्क, राइट। तो मैं यहाँ पे डाउन एरो से रिएक्ट को चूज कर लूंगा, एंड उसके बाद आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट को चूज कर लीजिए। ठीक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फोल्डर हमारे पास बन चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसमें इस तरीके से टाइप करना है आपको CD, और उसके बाद आपके फोल्डर का जो भी नाम हो, फर्स्ट रिएक्ट ऐप बाय वेब, राइट। तो ये देखिए आपके इधर इस डायरेक्टरी में आ चुका है अभी। एंड अब आपको यहाँ पे टाइप करना है npm i। इससे क्या होगा, इसमें आपके नोड मॉड्यूल्स जो भी होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अभी ये क्या नोड मॉड्यूल्स क्या होता है और ये फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम पूरी तरीके से अभी डीप में समझेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। तो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुके हैं नोड मॉड्यूल्स। तो अब आपको क्या करना है, अपने सिस्टम में कोड स्पेस डॉट कर देना है। तो इससे क्या होगा, आपका ये PS कोड इस डायरेक्टरी में ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो इस तरीके से कुछ आपका VS कोड ओपन हो जाएगा। एंड अब हम समझते हैं कि ये फोल्डर स्ट्रक्चर किस तरीके से है इसका, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि स्क्रीनशॉट इसका ले लेता हूँ, एंड आपको नोट्स में समझाता हूँ कि एक एक फाइल इसमें क्या करती है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है अपने एक स्क्रीनशॉट अपने फोल्डर स्ट्रक्चर का, और समझते हैं कि एक एक फाइल यहाँ पर क्या कर रही है, राइट। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारे ये है नोड मॉड्यूल्स, ठीक। तो नोड मॉड्यूल्स क्या है, बेसिकली कई सारी इसमें फाइल्स होती हैं जिससे हमारा रिएक्ट ऐप चल पाता है, राइट। जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी हमारा कोड है, कंपोनेंट्स होते हैं, राइट। कंपोनेंट्स प्लस जो भी लॉजिक होता है वो हमारे प्लेन जावास्क्रिप्ट जो हम आज तक यूज करते हैं उसमें कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो उसको हम वनीला जेएस भी कहते हैं। वनीला जेएस में कन्वर्ट होता है, और उससे फिर और HTML में कन्वर्ट होता है, एंड CSS, राइट। तो ये चीज इन तीनों में कन्वर्ट हो जाती है। तो सारा जो भी हमारा एक तरीके से आप समझ सकते हैं रिएक्ट का जो भी
अंडर द हुड काम चलता है वो सब इसी फोल्डर में वो फाइल्स रहती है, राइट। उसके बाद देखते हैं कि पब्लिक फोल्डर है, राइट। तो पब्लिक फोल्डर में आप क्या करते हैं, जो भी आपकी ऐसी इमेजेस वगैरह रहती हैं, जैसे कि आपका फेव आइकन रहता है, जैसे आप देखते हैं ना, जैसे नेटफ्लिक्स का लोगो हो गया जो ब्राउजर के आपको टैब पे दिखता है, राइट। जैसे ऐप का आइकन होता है उसी तरीके से आपकी वेबसाइट का भी आइकन रहता है, तो ये फेव आइकन आप इसमें स्टोर करते हैं, ठीक। और जो भी पब्लिक इमेजेस रहती हैं जैसे आपका लोगो वेबसाइट का, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे सेव करते हैं। उसके बाद आता है एसआरसी फोल्डर, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करने वाले हैं, ठीक। तो अभी के लिए इस पूरे फोल्डर को स्किप कर देते हैं एंड इस वाली फाइल को भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये आपके कोड फॉर्मेटिंग के लिए होती है, ठीक है, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। अब बात आती है गिट इग्नोर की, ठीक। तो अगर आपने मेरा गिटहब वाला वीडियो देखा है जो कि मैंने वेब डेवलपमेंट की सीरीज में हमने पढ़ाया था, तो वहां पे हमने बताया था कि गिट इग्नोर में उन फाइल्स का लिस्ट ऑफ फाइल्स which are not tracked by GitHub, which are not tracked by Git basically। तो गिट में हम क्या करते हैं, अब इतनी सारी फाइल्स को ट्रैक रखते हैं ना कि फिर उनको कमिट करते हैं, पुश करते हैं। तो जिन फाइल्स को हम इग्नोर करना चाहते हैं कि आप इनका ट्रैक मत रखिए, तो उनको हम क्या करते हैं, गिट इग्नोर फाइल में डाल देते हैं, ठीक। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी फाइल होगी जिसको हम इग्नोर करना चाहेंगे, तो उसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा ये जो आपने नोड मॉड्यूल देखा है यहाँ पे, ये जो नोड मॉड्यूल है, ठीक है। ये नोड मॉड्यूल क्या है, हमारा गेट इग्नोर में रहता है। क्यों? क्योंकि आपने देखा था हमने अभी कमांड रन की थी npm i एंड उसके बाद ही ये नोड मॉड्यूल्स वहां पे आए थे। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैं कमांड रन करके इनको ला पा रहा हूँ तो मुझे इनको ट्रैक करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। तो इसलिए ये गेट इग्नोर फाइल में रहते हैं। अभी के लिए आप इस जानकारी को मतलब याद रखना जरूरी नहीं है, इस चीज को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अब बात आती है index.html में क्या है। तो ये बेसिकली आप समझ सकते हैं काफी बेयर बोन सी HTML लिखी रहती है, राइट। जैसे आपने जो भी देखा होगा, जैसे आप एमिट में जो बेसिक देखते हैं HTML लेआउट वो इसमें रहता है एंड उसमें एक जो हम आगे देखने वाले हैं, एक इसमें एलिमेंट रहता है जिसकी आईडी रहती है रूट, जिसकी मदद से हम सारे कोड को रन कर पाते हैं, रिएक्ट के कोड को। तो इस चीज को हम आगे थोड़ा अभी समझेंगे। मूव करते हैं आगे। तो अब थोड़ा इसको देखते हैं, ये वाली फाइल जो सबसे इंपॉर्टेंट है package.json, राइट। तो ये क्या होता है, इट इज लिस्ट ऑफ ऑल द डिपेंडेंसीज एंड लाइब्रेरीज। तो मैं लिख सकता हूँ ऑल द लाइब्रेरीज यूज्ड इन द प्रोजेक्ट, क्योंकि आप एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लाइब्रेरीज को यूज कर सकते हैं, तो उन सबकी लिस्ट यहाँ पर होती है। एंड इसी फाइल की मदद से जो हमने npm i किया था, तो उसको पता क्या चला कि कौन कौन सा कोड डाउनलोड करना है, तो वो सारी लिस्ट जो होती है वो इस package.json में होती है, राइट। तो ये package.json का काम होता है। एंड पैकेज log.json क्या होता है, ये बताता है कि मतलब एक तरीके से ये हेल्प कर देता है। बाकी इस फाइल को आप इग्नोर कर सकते हैं अभी के लिए। ये बेसिकली फास्ट इंस्टॉलेशन के लिए, अगली बार जैसे आपने एक बार इंस्टॉल कर लिया तो ये फाइल बन जाएगी एंड दूसरी बार वो फिर से जल्दी से होगा इंस्टॉल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड जो लास्ट फाइल है, अब सभी फाइल्स को देख लिया, आप समझते हैं कि ये एसआरसी क्या करता है, ठीक। तो देखते हैं इसे। तो एसआरसी में आप देख सकते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। main.jsx, तो हमारा जो बेसिक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो भी रिएक्ट का, वो इसमें होता है, जिसमें हम करते हैं इस तरीके से कि हमारा एक रूट, जैसे मैंने आपको बताया था index.html में एक रूट नाम का एलिमेंट है। तो यहाँ पर हम रूट वाले एलिमेंट को रेफरेंस देते हैं और कहते हैं इसके अंदर अब आपको सारा कोड इम्प्लीमेंट करना है रिएक्ट का। तो ये एक तरीके से एंट्री पॉइंट ऑफ रिएक्ट आप इसको मान सकते हैं, एंट्री पॉइंट ऑफ रिएक्ट, ठीक। उसके बाद main.jsx में एक होता है, मतलब आप एक बेसिक सा कंपोनेंट बना के यूज करते हैं जो होता है ऐप कंपोनेंट, ठीक। तो जिसको आप अलग फाइल में स्टोर करते हैं app.jsx एंड आप इसको यूज क्या करते हैं main.jsx में। अगर अभी ये बातें आपको सेंस नहीं बना रही है तो अभी हम देखेंगे इनको खोल के कि इनमें क्या क्या है अवेलेबल, ठीक। अभी मैं बस आपको समझा रहा हूँ कि एक एक फाइल का क्या फंक्शनलिटी है। अब बात करते हैं index.css इस चीज की स्टाइल्स हैं एंड app.css इस चीज की स्टाइल्स है। तो यानी कि इस बात से क्या समझ आता है कि आप रिएक्ट में हर एक डिफरेंट कंपोनेंट के लिए एक डिफरेंट CSS फाइल्स बना सकते हैं एंड उसको उस हिसाब से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये वाली बात आपके सेंस बनाएगी। एंड एसेट में
अगेन ऐसी चीज आएगी जैसे कि इमेजेस वगैरह को आप यहाँ पे स्टोर करते हैं, जो भी आप इमेज जैसे कि हीरो वगैरह में यूज करते हैं, या फिर किसी बटन वगैरह के साथ इमेज यूज करते हैं, तो वो कार्ड में इमेज यूज करते हैं, तो वो सारे स्टोर कहाँ पे आप करते हैं, इस फोल्डर में आप स्टोर कर पाते हैं। तो ये था कुछ रिएक्ट का फोल्डर स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं कि इन फाइल्स के अंदर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक, तो चलते हैं हम उसमें एंड देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पैकेज डॉट जेसन से, राइट। अगर मैं आपको वीट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस दिखाऊं तो ये तो बेसिक सा वीट का कॉन्फ़िगरेशन है। वीट बेसिकली करता क्या है, रिएक्ट आपके रिएक्ट के कोड का जो कन्वर्जन है फास्टली जो करता है ये कन्वर्ट आपके जेएस में, तो वो काम कौन करता है, वीट करता है। बेसिकली एक तरह से समझ सकते हैं कि ये आपका कुक हो गया, ठीक है। तो आपने इसमें क्या डाला, उस तरफ से इंग्रेडिएंट्स डाले रिएक्ट का कोड, और खाना जो बन के तैयार हो गया वो क्या हो गया, हमारा जो जावास्क्रिप्ट कंपाइल होकर, मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कन्वर्टेड जावास्क्रिप्ट ही आपको देगा, एचटीएमएल देगा, सीएसएस देगा उस हिसाब से, ठीक है। तो ये क्या करता है, कन्वर्जन का प्रोसेस वीट की मदद से होता है। ठीक, अब समझते हैं पैकेज डॉट जेसन। तो आप देख सकते हैं ये क्या है। तो हमारे जो वेबसाइट है उसकी पूरी इंफॉर्मेशन बेसिक सी यहाँ पे आपको मिलेगी, जैसे हमारी वेबसाइट का नेम क्या है, उसका वर्जन क्या है, तो इन चीज़ों को आप अभी के लिए इग्नोर कर सकते हैं। ठीक, अब देखते हैं नीचे क्या है। तो ये आता है स्क्रिप्ट्स। तो स्क्रिप्ट क्या होती है कि हमारा प्रोजेक्ट रन कैसे करेगा, उसके कुछ कमांड्स को हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। इस चीज़ के बारे में अब अभी और जानेंगे जब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखेंगे। उसके बाद मैंने आपसे कहा था डिपेंडेंसीज को स्टोर करता है, बेसिकली क्या क्या लाइब्रेरीज आपके प्रोजेक्ट में यूज की गई हैं। तो दो तरीके की डिपेंडेंसीज होती हैं, एक आपके प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसीज और दूसरी डेवलपर डिपेंडेंसीज। तो अब देखते हैं इन दोनों का मतलब, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो डिपेंडेंसीज हैं वो आपके प्रोजेक्ट को चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए होती हैं, ठीक। वहीं दूसरी ओर जो डेवलपर डिपेंडेंसीज होती हैं वो डेवलपर के एक्सपीरियंस को बेटर करने के लिए होती हैं। जैसे ESLint हो गया, तो ये कोड फॉर्मेटिंग के लिए होती है, एंड कोड फॉर्मेटिंग से आपके आउटपुट पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन डेवलपर को क्लैरिटी मिलती है कि उसका कोड किस तरीके से लिखा है, या वो किसी और का भी कोड देखता है तो उसको जल्दी से समझ में आ जाता है। तो ये डेवलपर डिपेंडेंसीज बेसिकली डेवलपर के यूज के लिए होती है। एंड जो डिपेंडेंसीज होती हैं ये हमारे प्रोजेक्ट में काम आती है, जैसे टेलविंड हो गया, तो वो आपके प्रोजेक्ट को चाहिए ही चाहिए, तभी वो टेलविंड CSS को यूज कर पाएगा। तो इन और भी डिपेंडेंसीज हैं जो हम अपने इस कोर्स में सीख रहे होंगे, जैसे एपराइट हो गया, या फिर अगर हम ओपन उसकी बात करते हैं, जैसे एपराइट हो गया, टेलविंड CSS हो गया, और डेजी UI हो गया। तो इन सभी डिपेंडेंस की चीज के बारे में हम इस कोर्स में जान रहे होंगे। ठीक, तो मूव करते हैं अगले फाइल के ऊपर। ठीक, तो index.html। तो मैंने आपसे कहा था देखिए बेयर मिनिमम जो HTML रहता है, बेयर बोन्स का स्ट्रक्चर वही है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही है जो आप आज तक देखते हुए आए हैं। ठीक, यहाँ पे मैं अभी टाइटल चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ माय फर्स्ट, या जो भी हमने नाम रखा, फर्स्ट रिएक्ट ऐप बाय वेब। ठीक, तो मैंने आपसे कहा था देखिए यहाँ पे एक एलिमेंट होता है रूट नाम का, और जितना भी लॉजिक होता है वो सारा इसी फाइल में होता है। एंड मैं ये बात आपको अभी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से होता है। उसके बाद एक स्क्रिप्ट टैग है जो कि क्या कर रहा है, बेसिकली मेन डॉट जेएसएक्स को लोड कर रहा है। ठीक है, एसआरसी फोल्डर में जो मेन डॉट जेएसएक्स है, जो मैंने कहा था आपको क्या है, एंट्री पॉइंट ऑफ रिएक्ट है, उसको यहाँ पे लिंक कर दे रहा है। एंड उसके बाद आपका पूरा ऐप इस तरीके से चलने लग जाता है। एंड अगर मैं आपको गेट इग्नोर दिखाऊं तो मैंने आपको बताया ही था कि गेट इग्नोर में क्या रहता है। तो गेट इग्नोर इज अ लिस्ट बेसिकली कि जिनको आपको इग्नोर करना है। तो मैंने आपसे कहा था जैसे नोड मॉड्यूल्स हो गए, एंड ये कुछ और कुछ फाइल्स हैं जिनको इग्नोर करना होता है, पर इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान देना की ज़रूरत नहीं है। जब आपने वो कमांड रन की थी npm create वेट, तो उसी से ही ये सब फाइल्स ऑटो जनरेट हो गई हैं, तो हमें उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमको इसमें से कुछ भी पार्ट याद रखने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देखते हैं मेन डॉट जेएसएक्स जो हमारा रिएक्ट का एंट्री पॉइंट। तो आप देख सकते हैं ऊपर तो कुछ नहीं है, लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो रही हैं। तो अब यहाँ देखते हैं कोड क्या हो रहा है। रिएक्ट डॉम, बेसिकली रिएक्ट क्या होता है, दो तरीके से काम करता है। एक हमारे ब्राउजर में जो कि होता है डॉम मॉडल पे बेस्ड, दूसरा रिएक्ट नेटिव, अगर आपने नाम सुना हो तो वो किस में काम आता है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में। तो हमारे जो कोर्स है उसका स्कोप अभी उतना नहीं है कि वो रिएक्ट नेटिव पर ध्यान दे, तो हम बात करने वाले हैं रिएक्ट डॉम की। तो रिएक्ट डॉम का एक फंक्शन है क्रिएट रूट। तो ये क्या करता है, बेसिकली डिफाइन करता है कि मेरा प्रोजेक्ट मुझे कहाँ पर, मतलब सारा जो रिएक्ट का कोड है वो मुझे कहाँ रेंडर करना है। तो मैं उसको बता रहा हूँ, आप उसको रूट नाम के जो आईडी वाला एलिमेंट है
जो कि आपने मेथड पढ़ा होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, हमने पढ़ा था बेसिकली जावास्क्रिप्ट में। ठीक, तो उसकी मदद से पहले मैं क्या कर रहा हूँ, रूट एलिमेंट को ढूंढ रहा हूँ एंड उसमें रेंडर कर दे रहा हूँ अपने ऐप कंपोनेंट को। ठीक, ऐप कंपोनेंट को रेंडर कर दे रहा हूँ। तो आप कहेंगे आपने तो देखो चीटिंग कर ली, ठीक है, आपने ये बात तो खाई गए कि ये क्या है। तो ये क्या है, रिएक्ट का एक, रिएक्ट के बेसिकली कई मोड्स होते हैं, तो उसमें से एक मोड है हमारा स्ट्रिक्ट मोड। ठीक, तो स्ट्रिक्ट मोड में क्या होता है, कुछ चीज़ों को रिएक्ट इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है जिससे डेवलपर को पता चल जाए कि वो कहीं गलती तो नहीं कर रहा। एंड इसके ऊपर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में जो एक काफ़ी प्यारी बात कही गई है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो अभी के लिए आप इसको एक तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा लर्न लेटर वाला कॉन्सेप्ट है जो हम इसको बाद में समझने वाले हैं अभी। ठीक, तो आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने यहाँ पे बेसिकली अपने ऐप डॉट जेएसएक्स जो कंपोनेंट है उसको यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे काम करते हैं इनके बारे में भी हम अभी आगे जान रहे होंगे। ठीक, तो अगर आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो पेशेंस रखिए, राइट, तो धीरे धीरे चीज़ें सेंस बनाने लग जाएंगी। उसके बाद हमने क्या किया है, सी एस एस फाइल को इम्पोर्ट कर लिया है, और आप देख सकते हैं सी एस एस वही है जो आज तक हम लिखते हुए आए हैं, बेसिक सी एस एस है, राइट। एंड ऐप डॉट जेएसएक्स देखिए, जैसा हमने आपको याद हो तो पिछले कल के जो डे 1 का लेक्चर था उसमें हमने कुछ ऐसा ही कोड लिखा था, राइट, इट इज़ नथिंग डिफरेंट। एंड यहाँ पे भी देखो इसने एक काउंटर एप्लीकेशन बनाई है। ठीक, तो किस तरीके से ये अभी दिख रही है अभी हम आपको बताएंगे। ठीक, एंड यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है जो कि एरर कह रहा है कि आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बेसिक सा कोई एरर है जो कि मतलब अपने लिए अपने इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये ऐप जो कंपोनेंट है हमारा ऐप कंपोनेंट उसका CSS फाइल है। ठीक, एंड एस में आप देख सकते हैं एक रिएक्ट का एसवीजी है, जो बेसिकली एसवीजी क्या होता है, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, बेसिकली लोगो होता है। तो अब चलते हैं कि अपना कोड रन करके देखते हैं। ठीक, बहुत हो गया। अगर आपको इसमें से कोई पार्ट समझ में भी नहीं आया आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं, पर अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको सेंस बनाने लग जाएंगी, आपको ये याद रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं रहेगी। तो अब इसको रन करने के लिए आपको जो कमांड यहाँ पर लिखनी है वो है npm run dev, राइट। हमने कमांड एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, npm run dev यानी डेव, रन डेव यानी डेवलपर मोड में चलेगी बेसिकली। ठीक है, तो npm run dev, ये आपको देखो यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन में जो आपको बता रहा था, तो ये स्क्रिप्ट हमने कौन सी रन की, डेव वाली, जिससे क्या हुआ बेसिकली वेट कॉल हुआ है। और वेट मैंने आपको बताया था क्या करता है, ये बेसिकली हमारे कुक की तरह होता है। ये इस तरफ से मतलब इंग्रेडिएंट्स में लेता है रिएक्ट का कोड, एंड खाना क्या बनाता है, जो हमारा जावास्क्रिप्ट है कन्वर्ट होकर। ठीक, तो हमारा ये देखिए कोड चल रहा है, तो हम इसको अभी रन करके देखते हैं। तो आपको इस पर कंट्रोल करके क्लिक कर देना है, तो ये अपने ब्राउजर में ओपन हो जाएगा। तो हमने इसको ब्राउजर में खोला तो ये कुछ इस तरीके से खुला है, राइट। एंड ये देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सा हमको एक एप्लीकेशन प्री बिल्ड मिलता है जो कि वेट हमको बना के देता है। एंड इवन यहाँ पे देखिए हम इसमें लिख रहा है काउंट इज 0, अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए स्टेट की मदद से, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में सिखाया था यूज स्टेट, उसकी मदद से हम यहाँ पर इसको इंक्रीज कर पा रहे हैं। ठीक, एंड ये हमसे कह रहा है कि एडिट एस आर सी ऐप डॉट जेएसएक्स, यानी कि एस आर सी फोल्डर में जो ऐप डॉट जेएसएक्स कंपोनेंट है आप उसको एडिट करो एंड उसको सेव कर दो टू टेस्ट HMR। अब बात करते हैं HMR क्या होता है, काफ़ी हैवी सा टर्म लग रहा है ना। ये कुछ नहीं होता, इट स्टैंड्स फॉर हॉट मॉड्यूल रिलोड। तो बेसिकली क्या होता है, जो हम मॉड्यूल क्या कहते हैं, किसी भी छोटे चीज़ का मतलब किसी भी चीज़ का हिस्सा मॉड्यूल होता है, राइट। और हमारे कंपोनेंट्स भी क्या होते हैं, हमारे ऐप के मॉड्यूल होते हैं। तो हॉट मॉड्यूल रिलोड क्या होता है कि जैसे ही आप किसी कंपोनेंट में जरा सा भी चेंज करते हैं हमारा ऐप ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है। यानी कि अगर मैं आपको करके दिखाऊं चेंज, तो मैं क्या करता हूँ, उनको सेम साइड बाय साइड खोल लेता हूँ, राइट। एंड हम चलते हैं ऐप डॉट जेएसएक्स में। ठीक, मैं इसको अभी के लिए ये कर देता हूँ। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो काउंट कर दिया, तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, वेट प्लस रिएक्ट की जगह पे लिख देता हूँ फर्स्ट रिएक्ट ऐप बाय वेब। ठीक, ये देख सकते हैं आप साइड में ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। ठीक, मतलब ये पेज रिफ्रेश नहीं हुआ है, ठीक है, और तभी की तभी ये चेंज हो गया है। अगर मैं जैसे आगे आपको और दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब टू वेब, एंड इस बात पे आप सब्सक्राइब कर भी सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड में अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से ये होता है हमारा HMR,
बॉट मॉड्यूल रीलोड। तो बेसिकली आपको समझ में आया होगा कि ये क्या होता है। जब भी कोई चेंज होता है तो जो वीट है वो बेसिकली उसको अपडेट कर देता है। ठीक। तो मूव करते हैं हम अगले हमारे उसकी तरफ कि और क्या चीज़ें हैं। तो ये हमने आपको दिखाई दिया। तो ये हमारा था कुछ ऐप स्ट्रक्चर। ठीक। तो अब चलते हैं कुछ और रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानने चलते हैं, एंड उसके बाद कुछ हम खुद भी बनाएंगे। ठीक। तो अब हम जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इससे पहले कि हम और कॉन्सेप्ट कुछ सीखें मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस जो आपको इंस्टॉल कर लेने चाहिए। राइट। तो एक एक्सटेंशन है हमारा रिएक्ट स्निपेट्स का, तो आप उसका नाम है ES7 स्निपेट्स, कुछ ऐसा ही नाम है उसका, एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, तो ये जो DSZ नजदेर ने बनाया हुआ है ये काफ़ी पॉपुलर है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारे प्रोसेस होता है कंपोनेंट बनाने का वो काफ़ी इजी हो जाता है। राइट। काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था। एंड अगर आप और कंपो को यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्रीटियर कर सकते हैं, राइट, फॉर बेटर कोड फॉर्मेटिंग। तो ये था प्रीटियर, एंड दैट्स इट। इतने कंपोनेंट सॉरी इतने एक्सटेंशंस अभी के लिए बहुत रहेंगे आपकी रिएक्ट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। ठीक। तो अब मूव करते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ और देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को। तो ये है हमारी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन, react.dev पर आप इसको जाके पढ़ सकते हैं। दिस इज द बेस्ट रिसोर्स टू लर्न रिएक्ट। एंड अब हम देखने वाले हैं इसमें डिस्क्राइबिंग द यूआई वाला पार्ट। तो ये हमने कल कर ही लिया था कि अपन ना फर्स्ट कंपोनेंट कैसे बनाए, तो इस चीज़ को अभी के लिए हम आगे जा सकते हैं। एंड अभी हम देखते हैं कि इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग कैसे काम करती है। राइट। क्योंकि कल मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आपने एक कंपोनेंट बनाया था, उसको आपने यहीं पे डिफाइन कर दिया था। राइट। जैसे आपने यहाँ पे बनाया था फर्स्ट माई कंपोनेंट। राइट। एंड जिसको आपने यहाँ डिफाइन किया था। इस तरीके से आपने इसको डिफाइन कर दिया था। रिटर्न मान लीजिए H1 करता है अभी के लिए, हेलो। ठीक। एंड इसको आपने यहाँ पे यूज़ कर लिया था सिंपली। मैं इसको यहाँ पे फर्स्ट रिएक्ट टैब के नीचे यूज़ कर देता हूँ, माई कंपोनेंट। ठीक। तो आप देख सकते हैं ये अभी साइड में आ गया। राइट। पर हम कब तक अपने सभी कंपोनेंट्स को एक ही फाइल में रखेंगे। राइट। इससे फाइल भी पूरी बड़ी हो जाएगी। एंड जो रिएक्ट का बेसिक प्रिंसिपल है आपके पूरे प्रोजेक्ट को मल्टीपल हिस्सों में बांट के अलग अलग फाइल्स में रखने का, जिससे कि क्लैरिटी रहे कोड में, वो प्रिंसिपल इससे डेविएट हो जाता है। ठीक। तो ताकि हम इसको कोड को क्लीन रख सकें, हम इसको अलग फोल्डर में रखेंगे। तो इस SRC फोल्डर में ही मैं एक नया फाइल बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा अभी के लिए, जो मेरा कंपोनेंट का नाम है वही। बाकी अच्छा प्रैक्टिस यही रहता है कि आप जो कंपोनेंट का नाम दें वही फाइल का नाम दें। ठीक। और उसके पीछे .jsx एक्सटेंशन का यूज़ करूंगा मैं, एंड इसको मैं वहाँ पे ले जाऊँ। एंड यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है। राइट। यहाँ पे मैं इसको चुन लेता हूँ। तो ये मैंने एक तरीके से बना लिया है कंपोनेंट। ठीक। राइट। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं। तो इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे देखिए अगर आपको यूज़ करके दिखाऊँ तो ये यूज़ नहीं हो पा रहा है, एरर शो कर रहा है। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा पहले। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट माई कंपोनेंट। ठीक। तो ये डिफॉल्ट का क्या मतलब है और ये क्या मतलब है इन चीज़ों का, ये अभी हम आगे देखते हैं। पर अभी हम देखते हैं किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसको करूँगा, मिटाऊंगा, एंड फिर से लिखूंगा माई कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं सजेशन भी आ चुका है VS कोड के द्वारा। तो देखिए अब मैंने जैसे एंटर मारा तो इसने ऑटोमेटिकली उसको इंपोर्ट कर लिया है। राइट। एंड हमारा कोड फिर से नॉर्मल हो गया जैसे ये पहले था। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कोड स्प्लिटिंग कर दी, एंड किस तरीके से हमने अपने कंपोनेंट को एक अलग फाइल में रख दिया। अब समझते हैं कि डिफॉल्ट का क्या मायने था। ठीक। कि क्या मतलब था इस डिफॉल्ट का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कंपोनेंट बना देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। बाकी आपको अलग अलग कंपोनेंट्स को अलग अलग फाइल्स पे रखना चाहिए। ठीक। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे हम बना देते हैं माई सेकेंड कंपोनेंट, इस तरीके से बना देता हूँ। राइट। एंड अब आप मान लीजिए इसको भी करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको पीटेक बना देता हूँ अनदर वन। ठीक। अगर आप इसको भी वहां पे यूज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिर्फ एक कंपोनेंट को कर सकते हैं, पर आप इसको कर सकते हैं एक्सपोर्ट
तरीके से, या आप इसके आगे एक्सपोर्ट लगा सकते हैं, एक्सपोर्ट। ठीक, तो इससे क्या होगा, जब मैं आपको इसको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा, तो ये माय कंपोनेंट, बेसिकली माय सेकंड कंपोनेंट, ये वाला, राइट। तो आप देख सकते हैं ये कर्ली ब्रेस के अंदर इंपोर्ट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि जो डिफॉल्ट जिसको आप सेट करेंगे वो आपका डायरेक्टली ऐसा दिखेगा, राइट। एंड जिनको भी आप नॉर्मली एक्सपोर्ट करेंगे बिना डिफॉल्ट लगाए हुए, वो आपको कर्ली ब्रेस में मिल पाएंगे। ठीक, तो जैसे आप देख सकते हैं यूज स्टेट जो है वो यहाँ पर इन्होंने एक्सपोर्ट किया होगा। तो बस चेक करते क्या कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। तो एक बार चलते हैं इस पे। तो आप देख सकते हैं इन्होंने फंक्शन यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक। एंड इसको कहीं पे इन्होंने एक्सपोर्ट भी किया होगा। तो एक बार देखते हैं, एक्सपोर्ट यूज स्टेट, या फिर एक मिनट, ये भी काफी बड़ी इनकी डॉक्यूमेंटेशन है, तो इसमें ढूंढना तो इतना इजी होगा नहीं। बाकी एक बार कोशिश करके देखते हैं। मिल नहीं रहा है। पर इसका सीधा सा मतलब यही है कि ये डिफॉल्ट वे में नहीं हुए हैं एक्सपोर्ट, इनको ऐसे ही डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया गया। या आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे इस तरीके से, एक्सपोर्ट माय सेट कंपोनेंट, राइट, माय सेट कंपोनेंट। एंड अब यहाँ पे देखिए एक एरर शो कर रहा है। एक तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ये कर रहा है, एरर शो कर रहा है, ठीक है, कि आप एक्सपोर्ट इसको भी कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। तो इसको मुझे इस तरीके से करके देखना पड़ेगा। ठीक, तो अब ये इजीली इंपोर्ट हो जाएगा, सॉरी एक्सपोर्ट हो जाएगा। एंड अब मैं इसको यहाँ पर बेझिझक यूज कर सकता हूँ। ठीक, तो आई होप आपको इन दोनों तरीकों का मतलब समझ में आया होगा। एक बार डॉक्यूमेंटेशन में देख लेते हैं कि किस तरीके से हमको उसने बताया है। तो देखिए इसने क्या किया है, फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है, जो बेसिकली हम क्या करते हैं, एरो फंक्शन बनाते हैं, इसने फंक्शन कीवर्ड का यूज करके बनाया है कंपोनेंट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं, सेम है, बट इसने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट किया है, ठीक, जैसे हमने वहां पे किया था। तो आप यहाँ पे इसको डायरेक्टली भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लिख सकते थे, ठीक है, इसमें कोई ऐसा सच इशू नहीं है। और नीचे भी लिख सकते हैं, राइट, एक बार मैं लिख के दिखाता हूँ। तो आप एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। और ये एरर शो करता है कॉन्स्ट के साथ, ठीक। तो इसलिए कॉन्स्ट जिनको आप ऐसे एरो फंक्शन बनाएंगे ना, उनको अगर आपको डिफॉल्ट से एक्सपोर्ट करना है तो आप नीचे उसको करेंगे, ठीक। एंड अगर आपने उसको फंक्शन कीवर्ड के साथ किया है तो आप इस तरीके से करेंगे। पर आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए किसी एक ही तरीके के साथ चलिए, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक तरीका लीजिए और उसी के साथ कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। एंड अभी ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी भी नहीं, क्योंकि हमने जो एक्सटेंशन का यूज करना है वो इन सब चीजों को ईजी कर देगा, ठीक। इसलिए टेंशन लेने की कोई प्रॉब्लम बात नहीं है। तो अब देखते हैं, ये सब हमने देख ही लिया है कि JSX किस तरीके से लिखते हैं एंड कर्ली ब्रेस में किस तरीके से लिखते हैं, ये भी हम देख चुके हैं, राइट। अब बात करते हैं एक अच्छी, मतलब एक काफी सही चीज है रिएक्ट की, जो काफी एक अच्छा फीचर है, वो है प्रॉप। तो प्रॉप बेसिकली स्टैंड्स फॉर प्रॉप्स, या इसको आप सॉरी लॉन्ग में कह सकते हैं प्रॉपर्टीज, ठीक। तो किसी भी हम कंपोनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज एक तरीके से दे सकते हैं कि ये वाला कंपोनेंट जैसे मैंने मान लो इसको 2 बार यूज कर लिया है, ठीक। एंड मैं चाहता हूँ कि ये वाला इससे किस तरीके से अलग हो, तो मैं इनको कुछ प्रॉपर्टीज दूंगा। जैसे अभी मान लो मैं इसको एक कलर प्रॉपर्टी देता हूँ जो कि अभी इस पर डिफाइन ही नहीं है, ठीक। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको रेड दे दूंगा एंड यहाँ पे इसको कलर दे दूंगा येलो अभी के लिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं कोई फर्क ही नहीं पड़ा इससे, ठीक। तो अब इसको फर्क पड़ेगा कैसे, तो एक बार मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, ठीक। तो इसको फर्क कैसे पड़ेगा कि अब मैं को यहाँ पे इसको एक्सेस करूंगा तो मैं लिखूंगा प्रॉप्स, ठीक। एंड अब मेरे को क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको लिखा है यहाँ पे स्टाइल। तो जो रिएक्ट में आप स्टाइल लिखते हैं ना, तो आपको स्टाइल इस तरीके से लिखनी पड़ती है, एज एन ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है आपको, एंड इसको इस तरीके से करना पड़ता है। यानी आपने डबल क्यों लगाए हैं, देखिए मैंने आपको क्लास नेम में भी बताया था कि अगर आप क्लास नेम इस तरीके से देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक। पर रिएक्ट में क्या होता है, स्टाइल को एज अ ऑब्जेक्ट देते हैं। तो ये जो पहला वाला ब्रैकेट है, ये बताने के लिए है कि हम अपने JSX में जावा स्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हैं। एंड जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, पहला वाला ब्रैकेट JSX में जावास्क्रिप्ट को यूज करने के लिए, एंड जो दूसरा वाला ब्रैकेट है वो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए यूज किया गया है, ठीक।
तो अब हम इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड नाम की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, यानी इसमें प्रॉपर्टीज आपकी सीएसएस वाली ही रहती हैं। जो डिफरेंस आता है वो बस किस चीज का आता है कि जैसे आपने बैकग्राउंड डैश कलर देखा होगा तो वो डैश हट के कैपिटल सी हो गया, ठीक है, तो कैमल केसिंग में यहाँ पे हो गया है। ठीक, तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर कौन सा दूंगा, प्रॉप्स डॉट कलर। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये क्यों एरर आ रहा है, एक बार देखते हैं। एक बार यहाँ पे चल के देखते हैं। प्रॉप्स इस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। एंड अगर आप यहाँ से इस तरीके से इसको डायरेक्टली यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि हमने छोटी सी गलती कर दी है। हम अपनी प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं, प्रॉप्स को लगा रहे हैं फर्स्ट इसमें माई कंपोनेंट में, एंड जहाँ पे हम जो कोड एडिट कर रहे थे वो हम किसका कर रहे थे, माई सेकंड कंपोनेंट का। तो ये हमारी थोड़ी सी सिली मिस्टेक थी, तो इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे प्रॉप्स को, ठीक, एंड अब यहाँ पर मैं दूंगा स्टाइल, स्टाइल, एंड वही फिर से मैं दूंगा बैकग्राउंड, बैक बैक बैकग्राउंड कलर। ठीक, और अब मैं यहाँ पे दे दूंगा प्रॉप्स डॉट कलर। ठीक, तो ये अभी भी एरर देखो, अब एरर दे रहा है लेकिन काम कर गया है। ठीक है, एरर क्यों देख रहा है देखते हैं एक बार। तो ये एरर मेरे हिसाब से शायद सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का है। ठीक है, तो ये आप इस एरर को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर है, एंड अभी टाइप स्क्रिप्ट हम पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है। अगर मुझे इस टेक्स्ट का ही कलर चेंज करना होता तो मैं सिर्फ यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी को देता। ठीक है, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बदल देंगे। तो प्रॉप्स क्या होते हैं, बेसिकली एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो कि आप, हमने जैसे यहाँ पे प्रॉप्स डॉट कलर एक्सेस किया तो ये क्या हो गया, प्रॉप्स एक ऑब्जेक्ट हो गया, पहली बात तो ये। एंड प्रॉप्स में आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज को आप दे सकते हैं, एंड ये कलर मैंने कलर दिया है, आप इसको कुछ और नाम भी दे सकते थे। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब, यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, एक मैं और यहाँ पे ये दे देता हूँ प्रॉप इसमें भी देयर। ठीक, तो अब मैं इसको भी एक्सेस कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे मान लो मैंने JSX में यूज कर लिया प्रॉप्स डॉट वेब। ठीक, देखिए आप यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, तो देखो हेलो हेलो हो गया एंड हेलो देयर हो गया, यानी जो वैल्यू हमने यहाँ पे पास की थी वो आ चुकी है। तो पर प्रॉप्स का बेनिफिट क्या होगा, तो आप देखिए हमारा कंपोनेंट एक ही था लेकिन सिर्फ हमने उसके प्रॉप्स की वैल्यू को चेंज करके उसको डिफरेंटली हम उसको यूज कर पाए हैं। ठीक, तो ये होता है हमारे प्रॉप्स का बेनिफिट, एंड और भी कई बेनिफिट्स हैं जिनको हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिस्कवर करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ थोड़ा, हम उसी वापस से पेज पे चलते हैं। ठीक, हाँ, तो हम प्रॉप्स पे थे, तो प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, आई होप। ठीक, तो अब देखते हैं कंडीशनल रेंडरिंग, तो ये भी हमने कल देख लिया था। ठीक, तो अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर से देखिए, जो डे 1 की वीडियो थी बेसिकली, तो आप उसको ज़रूर से देखिए। ठीक, एंड अब बात करते हैं रेंडरिंग लिस्ट्स की, तो ये भी हम कल की वीडियो में देख चुके थे, जो कि हमने बेसिकली मैप्स का यूज़ किया था। ठीक, एंड अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आया तो आप उसको ज़रूर से पूछिए, क्योंकि अगर अभी क्लैरिटी रहेगी तब आगे जाके वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मेरे से पर्सनली लिंक्डइन पर या व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ, तो अब बात आती है प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक, तो इस प्योरिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि हम कुछ बनाएं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा ऐप बनाने का कोशिश करते हैं बेसिकली। ठीक, तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या बनाने वाले हैं, अभी एक कराउजल बनाने वाले हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कराउजल होता क्या है। कराउजल एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह पे कराउजल होता है। ठीक, तो जैसे हम मान लीजिए इसकी वेबसाइट का यूज़ कर लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक, तो ये ऐसे तरीके से काम करता है। ठीक, तो हम एक कैराउजल बनाने की कोशिश करेंगे जो कि इतना इंटरेक्टिव या एनिमेशन वाला नहीं होगा,
काफी बेसिक सा होगा, लेकिन वो हमारे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करे। ठीक, तो अगर आपको लगता है कि आप इसको बना सकते हैं रिएक्ट की मदद से, तो पॉज द वीडियो एंड गिव इट अ ट्राई, अदरवाइज लेट्स मेक इट टुगेदर। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस पूरे कोड को क्लीन कर देते हैं। या इस कोड को क्लीन करने से बेटर है कि मैं यहाँ पर इसको कमेंट कर देता हूँ, जिससे आपको भी ये मिल पाए। ठीक, तो मैंने इसको कमेंट कर दिया है। ठीक, एंड अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले h1 डाल देते हैं और उसमें लिख देते हैं माई ब्राउजर। इसको हम प्रोजेक्ट 1 का नाम दे सकते हैं। एंड इसको h1 की जगह पे मैं h4 रख लेता हूँ अभी के लिए। एंड इस कोर्स का अभी शुरुआत में मोटिव ये नहीं है कि आप स्टाइल्स को ध्यान में रखें। शुरुआत में हम कॉन्सेप्ट्स को ध्यान देख रहे होंगे। धीरे धीरे जब हम टेलविंड और डेजी यूआई को इंटीग्रेट करेंगे तो हम यूआई पर भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक, तो अपन को क्या करना है, बेसिकली एक तरीके से इमेजेस का स्लाइडर बनाना है। ठीक, तो हमें पहले उसके लिए एक बटन चाहिए होगा। ठीक, तो उसमें क्या लिखा रहेगा, नेक्स्ट लिखा रहेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट। एंड ये सी एस एस मैं बाय डिफॉल्ट वाली इसमें यूज कर रहा हूँ, तो अच्छी लग रही है तो इसलिए इसको रहने देता हूँ, मैं हटाऊंगा नहीं। एंड अब मैं क्या करता हूँ, एक एरे बनाऊंगा इमेजेस की। ठीक, तो मैं यहाँ पे एक इमेज नाम की एक एरे बनाऊंगा इमेजेस की। ठीक, एंड इसमें मैं यूआरएल्स लिख दूंगा जो भी हमारे इमेज की रहने वाली हैं। तो एक मिनट में इमेज की यूआरएल्स लेके आता हूँ। यहाँ पे मैं यूआरएल ले लिया है एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, एंड अगर आपको लग रहा हो कि ये तो सारी सेम यूआरएल है तो टेंशन मत लीजिए, सारी यूआरएल्स डिफरेंट आएंगी। ठीक, मैं आपको एक बार मैप करके भी दिखा देता हूँ, क्योंकि हमारी एरे है तो मैं इसको मैप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेस लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा images डॉट मैप। मैं इसको नाम देता हूँ img दे देता हूँ, या फिर माई इमेजेस तरीके से नाम दे देता हूँ। ठीक, ये मैंने वेरिएबल को नाम दे दिया। एंड ये क्या रिटर्न करेगा, एक img टैग रिटर्न करेगा जिसका src रहेगा हमारा माई इमेज। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये आ गए हैं। तो ये तो सारे सेम आ गए, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो ये यूआरएल मुझे मिली है, जिससे हर बार मैं डिफरेंट इमेज को यूज कर पाऊंगा। जिसमें रैंडम की वैल्यू को बस मैं बदलूंगा तो मुझे हर बार एक रैंडम वैल्यू मिलेगी, इमेज मिलेगी बेसिकली। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं हमने इससे मैप कर लिया है। ठीक, पर हमारा मोटिव इन सभी को लाना नहीं था, बल्कि एक कैरोसल को बनाना था। तो हमारा मोटिव क्या है, मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे अलग इमेज शो हो। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिर्फ एक img टैग रखूंगा। ठीक, इमेज टैग लिया एंड इसके src में मैं क्या दे दूंगा, इमेज इमेजेस ऑफ काउंट। अब आप कहेंगे काउंट क्या है, तो बेसिकली हम मैं आपको दिखाऊं, ये बेसिकली का मैं कुछ ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ बताने की। तो यूज स्टेट में हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल यूज़ किया। अगर आपने यूज स्टेट नहीं देखा है तो कल का लेक्चर आपको जरूर से देखना पड़ेगा। ठीक, तो काउंट को हमने इनिशियल वैल्यू क्या दे दी है, 0। ठीक, तो इसलिए मुझे इमेज ऑफ 0 दिख रही है। ठीक, एंड अब इससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा नेक्स्ट पे, कि ऑन क्लिक मैं यहाँ पे बना दूंगा इंक्रीज काउंटर। ठीक, इस तरीके से बना दूंगा एंड यहाँ पे मैं उसको डिफाइन कर दूंगा, कॉन्स्ट इंक्रीज काउंटर इक्वल टू। ठीक, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा सेट काउंट, क्योंकि हम इसी तरीके से सेट कर पाते हैं, काउंट प्लस 1। ठीक, तो हम इसको यूज करके देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये आ रहा है। पर अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि जैसे ही मेरा ये पार हो गया ना, 0 1 2 3 4 हुआ, जैसे ही मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी वैल्यू को भी लिख लेता हूँ, जिससे कि आपको पता रहे कि हमारे काउंट का क्या वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं काउंट का वैल्यू हमारे 4 है। तो इस चीज में इशू क्या आ रहा है कि फोर्थ नंबर पे तो कोई एरे में था ही नहीं। तो इस चीज से दूर होने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मॉड्यूलस 4 कर दूंगा। तो मॉड्यूलस क्या करता है, अगर आप किसी भी नंबर को मॉड्यूलो एन करते हैं, ठीक,
तो उसकी जो वैल्यू है 0 to n-1 तक ही रहती है। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैथमेटिक्स बेसिक। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसको रिफ्रेश कर दिया है। ठीक, तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। तो अब देखिए इसकी वैल्यू देखिएगा आप यहाँ पे, ये जो है, ठीक है, 0 1 2 3, अब फिर से 0 हो चुका है। ठीक, तो हमने एक सक्सेसफुली एक कैराउजल बना दिया है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि मॉड्यूलो से हमने क्या किया एंड यूज स्टेट की मदद से किस तरीके से हमने इजीली एक कैराउजल को बना लिया है। ठीक है, तो अगर हम इसमें चाहें तो एनिमेशन भी डाल सकते हैं। तो वो किस तरीके से हम डाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्लास दूंगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे क्लास नेम दूंगा क्योंकि यहाँ पे क्लास नेम होता है। एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ कैराउजल इमेज। ठीक, एंड ऐप डॉट सी एस एस में मैं जाऊँगा एंड नीचे एक लिख दूंगा डॉट कैराउजल इमेज। इस पे मैं कर दूंगा बेसिक सा कुछ बना देते हैं। जैसे मैं क्या करता हूँ, इनिशियली इसका स्केल 0 रखता हूँ। ठीक, एंड इसमें एक एनिमेशन डाल देता हूँ, एनिमेशन। सबसे पहले मुझे अपने एनिमेशन को क्या नाम देता हूँ, मैं ग्रो नाम दे देता हूँ। जैसे कि ग्रो 0.5 सेकेंड एंड लीनियर। ये सी एस एस है काफ़ी। अगर आपको सी एस एस नहीं आती है तो आप सी एस एस का प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो कि हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड यहाँ पे मैं एक एनिमेशन बनाऊंगा, तो उसके लिए मैं करूँगा की फ्रेम्स ग्रो। ठीक, एंड 50% पे क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, हमारे स्केल की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा अल्टरनेट। तो एक बार मैं इसको ये करता हूँ। तो ये मेरे को लग रहा है ये काम नहीं करेगा इस पे। तो इसको हम देखते हैं आगे के लेक्चर्स में किस तरीके से हम इसमें एनिमेशंस को डाल पाएंगे। ठीक, तो अभी आपका मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा और आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे समराइज करना चाहूँगा कि आज हमने क्या क्या सीखा, क्योंकि आज हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो हमने इस लेक्चर की शुरुआत की थी इस चीज़ से कि हम रिएक्ट को किस तरीके से अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको विजुअल स्टूडियो कोड को डाउनलोड करना है एंड आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है। ठीक, उसके बाद जो आपको कमांड रन करनी थी वो थी npm, जो कि मैं एक और बार लिख देता हूँ आपके लिए, npm रन, सॉरी npm रन नहीं, npm क्रिएट वीट @latest। ठीक, तो इस चीज़ को रन करने के बाद आपको अपने प्रोजेक्ट को एक नाम देना था। तो उसमें बाद आपको उसमें रिएक्ट चुनना था, फिर उसके साथ आपको जावास्क्रिप्ट चुनना था एंड आपका प्रोजेक्ट सेटअप हो गया था। एंड उसके बाद आपको उस प्रोजेक्ट में cd करके यहाँ पे फोल्डर नेम लिखना था। ठीक, एंड उसमें आपको npm i कमांड रन करना था। इससे क्या होता है, जो पैकेज डॉट जेसन में जितनी भी डिपेंडेंसीज होती हैं उनको हम इजीली इंस्टॉल कर पाते हैं। ठीक, एंड उसके बाद आपने प्रोजेक्ट को रन करने के लिए आपको करना है npm रन टेस्ट। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा कि प्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक, एक्सटेंशन जो हमने इंस्टॉल की थी ES7 वाली, तो वो आप इंस्टॉल करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरीके से कंपोनेंट्स को करते हैं ये हमने सीखा था। प्रॉप्स किस तरीके से होते हैं तो वो भी हमने सीखा। तो आज का जो हमारा लेक्चर था एंड जो हमारा कल का लेक्चर था, तो वो काफ़ी फंडामेंटल ऑफ रिएक्ट थे। एंड अगर आपके फंडामेंटल क्लियर नहीं होंगे तो मैं पहले बता देता हूँ कि आपको आगे के लेक्चर समझ नहीं आने वाले। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इनको ज़रूर से देखें। एंड अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं एंड अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।